तो चलो आज स्टार्ट करते हैं विथ द रिवीजन ऑफ AS10। सबसे पहले ये AS10 लाया क्यों गया था? सर ये AS10 लाया गया है पीपीई की अकाउंटिंग के लिए। किसकी अकाउंटिंग के लिए? पीपीई की अकाउंटिंग के लिए। अच्छा जी, पीपीई की अकाउंटिंग के लिए, बिल्कुल सर। तो पीपीई का मतलब क्या होता है? पीपीई का मतलब होता है सर टेंजिबल एसेट्स जो धंधे में यूज हो रहे हैं। किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं? सर धंधे में यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, या रेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। और कितने समय के लिए यूज होंगे? सर 12 महीने या उससे ज्यादा समय के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसे यूज करना। ओके, अब सर पीपी तो आपने बता दिया। अब एक और चीज है कि भाई साहब ये AS10 क्या कोई लिविंग स्टॉक वगैरह पे अप्लाई होता है क्या? क्या AS10 लिविंग स्टॉक वगैरह पे अप्लाई होता है क्या? द आंसर इज AS10 बायोलॉजिकल एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता है, लिविंग एनिमल्स प्लांट्स पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? बेरर प्लांट्स। एक्सेप्शन क्या है? बेरर प्लांट। अच्छा, बेरर प्लांट क्या होते हैं? सर बेरर प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनता है। लाइक एग्जांपल के लिए ऑरेंज ट्री, ऑरेंज ट्री से क्या निकलता है? ऑरेंज। तो ऑरेंज ट्री क्या हो गया? बेरर प्लांट। अच्छा, जो ऑरेंज ट्री है क्या हमें उससे जो ऑरेंजेस है वो 12 महीने से ज्यादा मिलेगा? हाँ सर बिल्कुल। और बहुत रेयर चांसेस है कि हम उसे बेचेंगे एक्सेप्ट स्क्रैप में। ओके। अच्छा, क्या बेरर प्लांट नहीं होते हैं? सर क्या बेरर प्लांट नहीं होते? प्लांट जिसको हम उगा ही रही है काटने के लिए, लाइक चंदन का पेड़, ठीक है। प्लांट जिसे हमने थोड़ा सा उगाया, ठीक है, और हमने उसे हार्वेस्ट कर दिया, बेच दिया, नर्सरी वाले। तीसरा एनुअल क्रॉप लाइक मेज, मीट एक्सेट्रा। ओके डन, यहां तक क्लैरिटी है सबको? अब सर आगे बढ़ेंगे कि भाई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब हम जर्नल एंट्री कब पास करेंगे, हम जर्नल एंट्री कब पास करेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा। पहली बार जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, इनिशियल रिकॉग्निशन, पहली बार जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो किस पे करेंगे? एट कॉस्ट। अब जर्नल एंट्री पास करने के लिए, एट कॉस्ट पे पास करने के लिए कुछ कंडीशन होती है। पहला, जिस पीपी की आप जर्नल एंट्री पास करना चाह रहे हैं उससे एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और उसका कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए, तब जाके आप उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसमें छोटी छोटी बातें थी। अगर 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 कोई ऐसा पीपीई है जिसका वैल्यू बहुत तुच्छा है, लाइक 450 रुपए का कैलकुलेटर, आप इसे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में डालते सकते हो। इसे पीपी बनाने का नीड नहीं है, इसे बैलेंस शीट के एसेट देने दिखाने का नीड नहीं है। अच्छा सर, क्या मैं मोबाइल के साथ जो चार्जर मिलता है उसको क्लब कर सकता हूं मोबाइल के नाम से? द आंसर इज यस। तो मोबाइल का कॉस्ट प्लस उसके चार्जर का कॉस्ट आप मिला के क्लब कर सकते हैं। ओके, आर वी क्लियर? बिल्कुल। अब सर आगे बढ़ते हैं। सर अब एक बात बताओ, ये स्पेयर पार्ट का डिस्कशन बाकी है, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सर एक बात बताओ, जब हम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पे टिक हो गया कि हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, तो जब पहला रिकॉग्निशन होता है, इनिशियल रिकॉग्निशन होता है, वो किस पे होता है? हमेशा वो होता है एट कॉस्ट। और बाद में रिकॉग्निशन करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम एट कॉस्ट पे ही कंटिन्यू कर सकते हैं या हम उसे रीवैल्यू कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन वही फाउंडेशन वाला कंसेप्ट। इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पर होता है। अब कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? सर कॉस्ट के अंदर आता है परचेस प्राइस, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एंड डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन का खर्चा। सर अब बात बताओ, परचेस प्राइस में क्या आता है? जो पैसा आपने खरीदने के लिए दिया, पहला। दूसरा, अगर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर देना। तीसरा, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है तो ऐड कर देना। अब जो खर्चे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं, लाइक इंस्टॉलेशन का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, साइट के स्ट्रक्चर बनाने का खर्चा, जो लोग इंस्टॉलेशन में आएंगे उनका सैलरी, इंस्टॉलेशन करने के लिए अगर कोई मशीन यूज हो रही है तो उस मशीन का डिप्रिसिएशन, वापस से बोल रहा हूं, इंस्टॉलेशन करने के लिए अगर कोई मशीन यूज हो रही है तो उस मशीन का डिप्रिसिएशन भी आपका कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है और वो ऐड हो जाएगा। सर डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन का खर्चा, आज से 7 साल बाद मुझे कुछ खर्चा लगने वाला है, उसके प्रेजेंट वैल्यू को मैं अपने कॉस्ट में ऐड करूंगा। ओके, क्या क्या ऐड नहीं होंगे? इनॉग्रेशन का खर्चा ऐड नहीं होगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा ऐड नहीं होगा, प्रमोशन का खर्चा ऐड नहीं होगा, आप रीलोकेशन कर रहे हो उसका खर्चा ऐड नहीं होगा, स्टाफ के ट्रेनिंग का खर्चा ऐड नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड ऐड नहीं होंगे। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन और बोलता है कि भाई साहब, अगर आप फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हो, अगर आप फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हो, आपका एसेट रेडी टू यूज है बट फिर भी आप फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम के
ऑपरेटिंग लॉसेज या उस टाइम के खर्चे आप कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। अच्छा, आपका रेडी टू यूज कंडीशन में एसेट आ चुका है, बट फिर भी आप फ्री में देश की जनता को नेटवर्क सर्विसेज दे रहे हो, उस वजह से आपको ऑपरेटिंग लॉसेस है, जिसे आप बोलते हो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस किस चीज के लिए किए गए हैं? ये किस चीज के लिए किए गए हैं सर? ये किए गए हैं डिमांड बढ़ाने के लिए। तो क्या ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस ऐड होंगे क्या कॉस्ट में? द आंसर इज नो। उसके बाद रीलोकेटिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया। ओके सर। सर इसके अलावा और भी कुछ नहीं? इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आगे, सर अगर हम कोई एसेट डेवलप कर रहे हैं, दैट इज हम एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की हम बात कर रहे हैं अभी। ओके, अगर हम सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की बात कर रहे हैं, लाइक वीसीए का एक ऑफिस है, वो ऑफिस हमें बनाना है, तो हमने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू किया जिसमें हम अपना ऑफिस लिखेंगे, जिसमें हम अपना ऑफिस डालेंगे। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, वीसीए के लिए ऑफिस चाहिए, वो ऑफिस एक बिल्डिंग में रहेगा, तो बिल्डिंग हम खरीद सकते हैं, वो हो जाएगा परचेज ऑफ पीपीई, AS10 एप्लीकेबल हो जाएगा। बिल्डिंग को हम रेंट पे ले सकते हैं, वो हमारे लिए खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। अब जब भी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की बात होती है, तो पहली चीज इंटरनल प्रॉफिट आपने एलिमिनेट करना है। कोई भी तरह का एबनॉर्मल अमाउंट का नुकसान आप ऐड नहीं करेंगे। अगर जो एसेट आप सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, तो बोरिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगा। इसमें हमने ये सीखा है कि भाई साहब अगर एसेट रेडी टू यूज कंडीशन में आने तक है, तो जितना भी ब्याज है आप उसे ऐड कर देंगे। वापस से बोल रहा हूं, AS10 के अंदर अगर एसेट रेडी टू यूज कंडीशन में आने का है, तो आप जब तक वो रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं आता है, तब तक का ब्याज आप ऐड करेंगे। ओके सर, ये ब्याज वाले पॉइंट में एक चीज हमें आपके साथ डिस्कशन करना है। एक होता है डेफर्ड क्रेडिट, एक होता है डेफर्ड क्रेडिट। अच्छा, डेफर्ड क्रेडिट के बारे में बातचीत करनी है। हाँ सर, जो डेफर्ड क्रेडिट होता है उसका ब्याज ऐड होगा क्या राजा? उसका ब्याज ऐड नहीं होगा, बिकॉज डेफर्ड क्रेडिट क्या है? आपने 220 दिन में पेमेंट कर देना था या 2 महीने में पेमेंट कर देना था, आपने 2 महीने के बाद पेमेंट किया, तो उस पर ब्याज लग रहा है, तो क्या वो डेफर्ड क्रेडिट का इंटरेस्ट ऐड होगा कॉस्ट में? द आंसर इज नो। ठीक है, उसके अलावा अगर सर हम कोई पीपीई खरीदते हैं, ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड की बात नहीं हो रही है, ये खरीदने की बात हो रही है। अगर हम कोई पीपीई खरीदते हैं, लाइक हमने एक फैक्ट्री खरीदा कंसोलिडेटेड प्राइस में, तो ये फैक्ट्री खरीदते वक्त क्या क्या हमने खरीदा? फैक्ट्री के मशीन खरीदे, फैक्ट्री की बिल्डिंग खरीदी, फैक्ट्री जिस लैंड पे उसको खरीदा। तो अब हम क्या फैक्ट्री को दिखाएंगे कि हम 3 पीपी दिखाएंगे? द आंसर इज क्योंकि फेयर वैल्यू अवेलेबल है। ये कब होगा? जब फेयर वैल्यू अवेलेबल है। तो अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तो हम मशीन का फेयर वैल्यू निकालेंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग का फेयर वैल्यू निकालेंगे, फेयर वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू सॉरी, और लैंड का फेयर वैल्यू निकालेंगे। तो इनका फेयर वैल्यू आया 60 करोड़, हम खरीद रहे हैं 50 करोड़ में, तो हम प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कॉस्ट को इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू। मैंने क्या कहा? हम कॉस्ट जो कि 50 करोड़ है उसे प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर? हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दी कॉस्ट। किसको? हम फेयर वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? फेयर वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रपोर्शनेट कॉस्ट पे। ओके सर, डन। अब सर आगे की बात करते हैं। यहां तक तो हमने पढ़ा था एसेट खरीदा या एसेट हमने कंस्ट्रक्ट किया। सर लेकिन ये जरूरी नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम एसेट खरीदे और उसके लिए हम पैसा चुकाए। एट टाइम्स क्या होता है, हम एसेट एक्सचेंज में खरीदते हैं। हम एसेट क्या करते हैं? एक्सचेंज में खरीदते हैं। तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल क्या है? जब भी एक्सचेंज होता है, तो अगर आपने एसेट कुछ लिया, बदले में आपने अपना एसेट दिया, ये एक्सचेंज है। तो जिसका भी फेयर वैल्यू अवेलेबल है, जिसका भी फेयर वैल्यू अवेलेबल है, आप उस फेयर वैल्यू पे अकाउंटिंग कर देंगे। लाइक मैंने लैंड खरीदा, बदले मैंने शेयर दिया, तो किसका फेयर वैल्यू अवेलेबल है? जो शेयर लिस्टेड कंपनी के शेयर है उनका फेयर वैल्यू अवेलेबल है। तो भैया जिसका फेयर वैल्यू अवेलेबल है, आप लैंड को उस पे वैल्यू कर दो। दूसरा सिनारियो, जो लैंड हमने खरीदा उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल है, इक्विटी शेयर जो हमने दिए उसका अवेलेबल नहीं है, तो आप लैंड के फेयर वैल्यू पे कर लो। सर अगर दोनों के फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो जो एसेट मैं दे रहा हूं, ठीक है, उसके बुक वैल्यू पे अकाउंटिंग कर लो। सर दोनों के फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तो जिसका ज्यादा क्लियर, ज्यादा रिलायबल है,
हमारे केस में इक्विटी शेयर लिस्टेड कंपनी का वैल्यू ज्यादा रिलायबल है, तो उस पे सर अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, दैट इज उससे कुछ फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने ही नहीं वाला है, तो ऐसे सिनेरियो में हम बुक वैल्यू पे अकाउंटिंग कर लेंगे। आर वी क्लियर? और कुछ भी कैश पे किया तो ऐड, कुछ भी कैश मिला तो माइनस। सबको यहां तक सॉर्टेड है? ओके, हाँ एकदम जान लग गई थी सर। अब एक पॉइंट और बाकी है आपका, रिवैल्यूएशन। बिल्कुल राजा, रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन का पॉइंट आएगा, कोई बात नहीं, हम पूरा एकदम दमदार तरीके से बातचीत करेंगे। सर रिवैल्यूएशन क्या है? बेटा देखो, आपने इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे किया था, आपने इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे किया था, बिल्कुल। अरे सर एक मिनट, अगर सर्विसिंग का खर्चा लग रहा है, डे टू डे सर्विसिंग का खर्चा लग रहा है, तो डे टू डे सर्विसिंग का खर्चा आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दोगे, ये नॉर्मल सर्विसिंग है। अगर आप कोई पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो और वो रिप्लेसमेंट की वजह से एसेट का यूजफुल लाइफ बढ़ गया, या एसेट की एफिशिएंसी बढ़ गई, या एसेट को चलाने का खर्चा रनिंग कॉस्ट कम हो गया, अगर इन तीनों में से कुछ भी है, तो जो पार्ट आपने रिप्लेस किया है उस पार्ट के कॉस्ट को आप ऐड कर दोगे किसमें? कॉस्ट ऑफ द एसेट में। ओके सर, उसके बाद अगर कुछ मेजर इंस्पेक्शन है, तो जो मेजर इंस्पेक्शन का खर्चा है वो भी आप ऐड कर दोगे। आर वी क्लियर एवरीवन? एकदम डन डनाडन, बिल्कुल सर। लेट्स मूव फर्दर। Required to give correct accounting treatment for the following line in regard with the provision of AS10. Trozen Limited operates a major chain of supermarkets all over India. It acquires new store in Pune, which requires significant renovation expenditure. It is expected that renovation will be done in 2 months. Okay. During which the store will be closed. Okay. The budget for this period, including expenditure related to construction and remodeling, is 18 lakh rupees. Salary to staff is 2 lakh. Who will prepare the store before its opening and related utilities? 1.5 lakh. The cost of salary to staff and utilities are operating expenditure that would be incurred even after opening the supermarket. What will be the treatment? सिंपल है भाई, उसने खुद बता दिया कि भाई ये 18 लाख को आप कॉस्ट में ऐड करोगे, और जो बाकी का 2 लाख और 1.5 लाख है आप क्या करोगे? आप उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दोगे। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके सर, नेक्स्ट आते हैं। एबी लिमिटेड इज सेटिंग अप अ न्यू रिफाइनरी। ओहो, ये है वो सवाल जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। ठीक है, ABC Limited is setting up a new refinery outside the city limits. In order to facilitate construction of refinery and its operation, ABC Limited is required to incur expenditure on construction and development of railway siding, road and bridges. Though ABC incurs expenditure on construction and development, it will not have ownership rights on these items, and they are also available to use to other entities and public at large. Can they capitalize the expenditure? पहली बात, हमने जीवन में आज तक क्या पढ़ा है? सर हमने जीवन में पढ़ा है कि भाई साहब जो PPE होती है वो बेसिकली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड यूज्ड बाय द एंटिटी। ओके, पीपी क्या होता है? जैसे ये आईपैड है, क्या ये आईपैड मेरा है? हाँ। क्या ये आईपैड को मैं ही कंट्रोल करता हूं? बिल्कुल। क्या ये आईपैड मैं यूज करता हूं? यस, ये मेरा पीपीई है। कैसे? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, बिल्कुल। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बिल्कुल है। क्या ये 12 महीने ज्यादा यूज होगा? बिल्कुल यूज होगा। यहां पे मुद्दा क्या है? यहां पे मुद्दा क्या है? ठीक है, कि यार ये जो मैं कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं, रेलवे साइडिंग और ब्रिजेस का जो मैं ये कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं, बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन से पर से का मतलब ये कंस्ट्रक्शन से फायदा तो होगा, लेकिन जो मैं कंस्ट्रक्शन का खर्चा कर रहा हूं, जो रोड में बना रहा हूं, उसको सिर्फ मैं यूज नहीं करूंगा, उसको पब्लिक भी यूज कर सकती है। और जो रोड में बना रहा हूं उसकी ओनरशिप मेरी नहीं है, उसकी ओनरशिप मेरी नहीं है। ठीक है, मुद्दे की बात है, वो जो रोड बनाने का खर्चा है क्या मैं उसे ऐड करूंगा मेरे रिफाइनरी के कॉस्ट में? सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल यह है
कि जो रोड मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा क्या उसका कॉस्ट रिफाइनरी के कॉस्ट में ऐड करूंगा। ये सवाल है मेरा, और ये बट ऑब्वियस इसी क्वेश्चन का ये सवाल है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका एएस ने जवाब क्या दिया, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जवाब क्या दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला देखो भाई साहब, ये रोड बनाया क्यों जा रहा है, ये रोड बनाया क्यों जा रहा है, टू फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफाइनरी एंड इट्स ऑपरेशन। मतलब रिफाइनरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और उसके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ये रोड बनाया जा रहा है। फैसिलिटेट करना मतलब ये हेल्पफुल होगा, ज्यादा अच्छा होगा अगर हम रोड बना दे। ये हमारे रिफाइनरी के कंस्ट्रक्शन को भी फास्ट कर देगा, रिफाइनरी का कंस्ट्रक्शन भी स्मूथली हो जाएगा और रिफाइनरी को चलाने में भी मदद मिलेगी। तो क्या ये रोड का खर्चा मैंने ऐड कर देना चाहिए। देखो राजा, क्या एसेट को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए, रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए वो रोड बनाना पड़ेगा क्या? द आंसर इज यस। अगर मैं वो रोड नहीं बनाऊंगा तो मैं रिफाइनरी का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाऊंगा। वापस से सुनो, अगर मैं वो रोड नहीं बनाता हूं तो मैं रिफाइनरी का कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, पीपीई को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक के लिए वो रोड बनाना जरूरी है। भले वो रोड मेरे ओनरशिप में नहीं आएगा, बट वो रोड बनाना जरूरी है, बिकॉज अगर मैं वो रोड नहीं बनाऊंगा तो कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा और रिफाइनरी नहीं बनेगी। रोड बना लूंगा तो रिफाइनरी बन जाएगी और रिफाइनरी को चलाने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक एग्जांपल आपके मॉड्यूल में एक और दिया हुआ है, आपके मॉड्यूल में एक और एग्जांपल दिया है, बड़ा ही तगड़ा तेज तर्रार एग्जांपल दिया हुआ है। आहा, मतलब मैं एग्जांपल पढ़ के मजा आ जाता है। तो इस पे मैं फिर आपको एक और एग्जांपल दूंगा। सर कहां है वो एग्जांपल? तो जो हमने पढ़ा उसके रिगार्डिंग आपके स्टैंडर्ड में कुछ लिखा हुआ है। देखो भाई साहब, कुछ पीपी का एक्विजिशन के साथ आप ये बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ और एक्विजिशन ऑफ सम पीपीई not directly increase the future economic benefit of existing PPE, but may be necessary for an enterprise to obtain future economic benefit from its other asset। ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिससे हमें डायरेक्टली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। भैया तुम्हारा सेल्स कहां से होगा? रिफाइनरी से होगा, रिफाइनरी में माल बनेगा, उससे सेल होगा। तो भाई साहब, बहुत बार तुम्हें यह लगेगा भाई कि यार ये जो पर्टिकुलर पीपी या ये पर्टिकुलर जो मैं खर्चा कर रहा हूं उससे डायरेक्टली मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट वो खर्चे करना नेसेसरी है ताकि मेरा जो पीपी है उससे मैं बेनिफिट ले पाऊं। मतलब रिफाइनरी को प्रॉपरली चलाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए रोड बनाना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा। अगर रोड बनाओगे तो आपकी रिफाइनरी से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे सिनारियों में ये भी कॉस्ट आपने ऐड करनी चाहिए। सर इट्स लाइक अ कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, बिल्कुल आप बोल सकते हो कि रिफाइनरी के लिए रोड जो हम बना रहे हैं वो साइट प्रिपरेशन का कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा, बहुत बार कुछ पीपीई जो होती है उन्हें हमारे बिजनेस में इंस्टॉल करना पड़ता है। क्यों? एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से। किस वजह से? एनवायरमेंटल रीजंस के वजह से। सर जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो भाई, तुम्हें पता है फायर एक्सटिंग्विशर होता है? हाँ हाँ सर, फायर एक्सटिंग्विशर होता है। फायर एक्सटिंग्विशर कब काम आता है? सर फायर एक्सटिंग्विशर काम आता है जब आग लगेगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं यार, मैंने ना, मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन फायर प्रूफ है, मतलब यहां पे आग लग ही नहीं सकती, तो मैं फायर एक्सटिंग्विशर लगाऊंगा ही नहीं।
तो अब मैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने गया। मेरे को फैक्ट्री चालू करना है तो उसके लिए एनओसी लगेगी। फैक्ट्री अगर चालू करना है तो आपको एनओसी लगती है एनवायरमेंटल अथॉरिटीज से। मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, तुम कभी फैक्ट्री चालू करने का सोचो तो एनवायरमेंटल अथॉरिटीज से तुम्हें एनओसी लगती है। अब जो एनवायरमेंटल अथॉरिटीज है वो मेरे फैक्ट्री पे विजिट करना है। उन्होंने बोला ऋषभ बाबू देखो, तुम्हारे यहां पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है फैक्ट्री में, कल को अगर आग लगी तो आग बुझाओगे कैसे? मैंने बोला मेरे इसमें आग लगी नहीं सकती है। बोले फिर भी नॉर्म्स हमारे ऐसे हैं कि तुम्हारे फैक्ट्री में, फैक्ट्री के साइज देखते हुए 200 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। मैं बोला मैं नहीं लगाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को बोला अगर तुम ये फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगाओगे तो भाई साहब ये समझ लेना कि हम तुम्हें एनओसी नहीं देंगे। एनओसी नहीं देंगे तो फैक्ट्री चालू नहीं कर पाओगे। फैक्ट्री चालू नहीं कर पाओगे तो धंधा नहीं कर पाओगे। धंधा नहीं कर पाओगे तो फैक्ट्री का चार्ज डालोगे क्या? दैट मीन्स मुझे वो फायर एक्सटिंग्विशर लगाने पड़ेंगे एनवायरमेंटल रीजंस के वजह से। ओके, आर वी क्लियर? किस वजह से? एनवायरमेंटल रीजंस के वजह से। ओके सर, डन डन डन। आगे की बात करते हैं, एक और एग्जांपल। एक केमिकल मैन्युफैक्चरर है, वो अपने फैक्ट्री में केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस इंस्टॉल करवा रहा है। क्यों इंस्टॉल करवा रहा है? टू कंप्लाई विथ एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। बिकॉज ये जो केमिकल है ये बहुत हजार्डियस केमिकल है। ठीक है, अगर एक केमिकल गलती से इधर उधर हो गया या इस केमिकल के लाइन में कुछ दिक्कत आ गई तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमें ये केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस के लिए मशीन लगानी पड़ रही है। तो बॉस ये जो मशीन है ये आपके पीपी का पार्ट बनेगी। ओके, बट इनके बारे में डिटेल कब बात होगी? The resulting carrying amount of such asset and related asset is reviewed for impairment in accordance with AS 28। तो एक एएस हम पढ़ेंगे इंपेयरमेंट के बारे में, वहां पे वापस से इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ बातें होंगी। बट क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन था रोड वाला, उसके रिगार्डिंग मेरे को बातचीत करनी थी, तो उसके रिगार्डिंग जो बातचीत करनी थी उसके लिए मैंने कहा कि एक बार बता देते हैं। आगे बढ़ते और पढ़ते। अभी देखो, हमने इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे किया था। अब उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमारे पास ऑप्शन है कि आप उसको कॉस्ट पे ही कैरी कर सकते हो या आप रीवैल्यू कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो? रीवैल्यू कर सकते हो। अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। रीवैल्यूएशन जब हम करेंगे तो हमें यह देखना है कि पहली बार जब हमने रीवैल्यू किया तो क्या हुआ? सर बुक वैल्यू 50 लाख है, मतलब बैलेंस शीट में कितनी दिख रही है? 50 लाख। जब रिवैल्यूएशन पहले बार आपने किया तो वैल्यू बढ़ा कि घटा? सर वैल्यू बढ़ा। ठीक है, अगर वैल्यू बढ़ा तो फायदा, रीवैल्यूएशन सरप्लस में क्रेडिट हो जाएंगे 5 लाख रुपए, और बिल्डिंग एक एसेट है उसमें डेबिट हो जाएंगे 5 लाख। अच्छा सर, फर्स्ट टाइम के बाद आपने सेकेंड टाइम वापस रिवैल्यूएशन किया तो आप पहले 50 लाख था, 5 लाख से बढ़ाया तो 55 लाख आ गया बैलेंस शीट में वैल्यू। बिल्कुल। अब जब आप सेकेंड टाइम रीवैल्यू कर रहे हो तो वापस से भाव बढ़ गया, 55 लाख का 67 लाख हो गया, भाव बढ़ गया 12 लाख से, तो वापस से फायदा, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट। सिनारियो नंबर 2, सर भाव गिर गया। अब कितना गिरा? पहला सिनारियो 55 की चीज 53 की होगी, नुकसान बिल्कुल। तो पहले जब फायदा हुआ था तो आपने फायदा कहां क्रेडिट किया था? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। तो अभी नुकसान कहां डेबिट करोगे? पहले हम रीवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट करेंगे। 55 की चीज 50 की हो गई, 5 लाख का नुकसान, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 5 लाख। सर 55 की चीज 43 की हो गई, 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो ये नुकसान कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट होगा। लेकिन कितना डेबिट होगा? जितना उसमें क्रेडिट अवेलेबल है। तो 5 लाख का बैलेंस था, 5 लाख पूरा डेबिट कर दो, और उससे ज्यादा का जो बैलेंस है वो कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा। दूसरा सिनारियो, आपने रिवैल्यूएशन पहली बार किया, उस वक्त नुकसान हो गया, बिल्डिंग का वैल्यू कम हो चुका है, 47 लाख हो चुका है। तो 50 की चीज 47 हो चुकी है, नुकसान पहले बार में नुकसान हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। सर अब हमने सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन किया, ठीक है, हमारे बैलेंस शीट में एसेट कितने का दिख रहा है? 47 लाख का दिख रहा है। ओके, सेकेंड टाइम हमने रिवैल्यू किया
47 की चीज 43 की हो गई और भाव गिर गया, 4 लाख का नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। जब हमने सेकेंड टाइम रीवैल्यू किया तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई, 47 की 49 हो गई। क्या ये फायदा है? हाँ। तो ये फायदा कहां जाएगा? सर हमने जब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया था तब नुकसान था कि फायदा था? नुकसान था, और नुकसान हमको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना पड़ा था। तो अब जब फायदा होगा तो फायदा हम क्रेडिट क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, 47 की चीज 50 की हो गई, फायदा कहां क्रेडिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। सर 47 की चीज 55 हो गई, कितने का फायदा? 8 लाख रुपए का फायदा। अब मुद्दे की बात है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में नुकसान डेबिट कितना किया था? सर हमने डेबिट 3 लाख किया था। तो अब फायदा क्रेडिट कितना करोगे? 3 लाख करोगे, और उससे ज्यादा जो है वो कहां चला जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। ओके, डन है यहां तक सबको? देखो यहां पे जो हमने एग्जाम्पल किया है, यहां पे एग्जाम्पल हमने जो किया है, यहां पे एक मेरा अजम्पशन है, दैट इज provision for depreciation account is not maintained. That is PPE value is after depreciation. पीपीई का जो वैल्यू है वो आफ्टर डेप्रीसिएशन है, ये मेरा बेसिक अजम्पशन है, ये मेरा बेसिक अजम्पशन है। ओके, तो अब सर अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट रहता है तो क्या होगा? ये भी बात सही है भाई, कि अभी हमें बात करना है सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन विद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। चलो सब यहां पे ध्यान देंगे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं। क्या आपको ये लिखना है? क्या आपको ये लिखना है? अभी के लिए नहीं लिखना है, पहले मेरे साथ ध्यान देंगे। मेरे पास एक मशीन है, मेरे पास एक मशीन है जिसका कॉस्ट है 50 लाख, जिसका कॉस्ट है 50 लाख, और उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो है उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 30 लाख है। सर ये अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है? कि भाई आज तक जो डेप्रीसिएशन का इफेक्ट है वो कभी भी मशीन में नहीं गया। हमारी जर्नल एंट्री क्या होती होंगी? हमारी जर्नल एंट्री होती होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। सर ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है हम बनाते क्यों है? भाई साहब जो हमारा यूजर है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसे भाई पता होना चाहिए
क्या चीज पता होनी चाहिए उसे? क्या चीज पता होनी चाहिए राजा मेरे? उसे एक चीज पता होनी चाहिए कि बॉस एट द एंड ऑफ द डे ये जो एसेट है वो खरीदा कितने में था। क्या मैं बोल सकता हूं जब हम प्रोविजन बनाते हैं, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, मैंने यहां पे अक्यूमुलेटेड लिख दिया है, बहुत सारे बच्चों को इससे दिक्कत हो सकती है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। ओके, तो सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेम है? हां। तो अब इससे क्या है, अगर मेरे पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट है, मेरे पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट है, तो मैं देखूंगा और मेरे पास क्लियरली डेटा अवेलेबल है कि भाई साहब ये जो मशीन है, ये जो मशीन है ये खरीदा कितने में था? 50 लाख में। और इसमें आज तक का कितना डेप्रिसिएशन आया हुआ है? आज तक का इसका डेप्रिसिएशन है आपका आज तक का इसका डेप्रिसिएशन है 30 लाख रुपए। तो मेरे मशीन का वैल्यू कितना है सर? आपके मशीन का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 20 लाख रुपए। अब ये कब की बात कर रहा है? एज ऑन 31 मार्च 24। मैंने क्या किया? मैंने इसे रीवैल्यू किया। मैंने क्या किया? इसका रीवैल्यूएशन, क्योंकि उस दिन इस मशीन का मार्केट वैल्यू था 25 लाख। उस दिन इस मशीन का मार्केट वैल्यू क्या था? 25 लाख रुपया। ओके, तो अब मुझे बात बताओ, जब मैं रीवैल्यूएशन कर रहा हूं, जब मैं रीवैल्यूएशन कर रहा हूं तो मैं कैसे करूंगा? तुम मुझे बताना व्हाट इज द राइट वे। ऑप्शन वन, मैं क्या बोलता हूं, मैं ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट 50 है, एसेट का वैल्यू कितने से बढ़ रहा है सर? एसेट का वैल्यू 5 लाख से बढ़ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, मुझे तो आंसर 25 लाख ही चाहिए, मुझे तो आंसर 25 लाख ही चाहिए। तो एक काम करते हैं, कॉस्ट को 50 की जगह 55 कर देते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कांस्टेंट रहने देते हैं 30 लाख। तो ये आपका आंसर हो गया एकदम टकाटक। क्या ये ऑप्शन सही है? या फिर मैं ऑप्शन नंबर 2 देता हूं आपको। मैं आपको ऑप्शन नंबर 2 देता हूं। आप एक काम करो ना, आप कॉस्ट को 50 लाख ही रहने दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को 25 लाख कर दो। भैया एसेट का वैल्यू बड़ा है, एक तरह का फायदा है, फायदा प्रोविजन में सेट ऑफ कर दो। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है। क्या ये तुम्हें सही लग रहा है कि मैं अभी तुम्हें तीसरा ऑप्शन देना चाह रहा हूं? ओके, मुझे बात बताओ, मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ कितने से रहा है सर? मेरा एसेट का वैल्यू 5 लाख रुपए से बढ़ रहा है। परसेंटेज में बताओ कितने से बढ़ रहा है सर? 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 5 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 25%। तो एक काम करते हैं, कॉस्ट को भी 25% से बढ़ा देते हैं। 50 लाख प्लस 25%, 62.5 लाख। डेप्रीसिएशन को भी 25% से बढ़ा देते हैं, 30 लाख प्लस 25%, 37.5 लाख।
आंसर इज स्टिल 25 लाख। तुम्हें क्या लगता है बेटर अप्रोच क्या है? बेटर अप्रोच क्या है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 आपका बेटर अप्रोच है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बेटर अप्रोच है। ठीक है, आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज करना चाहिए। ठीक है, और वही सही तरीका है। तुम देखो, तुम कॉस्ट को छेड़ रहे हो। ठीक है, तो भाई साहब अगर तुम कॉस्ट को बढ़ा रहे हो तो प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारा कैलकुलेशन बिगड़ेगा। नहीं तो तुम्हारा कैलकुलेशन बिगड़ेगा। तो अगर तुम कॉस्ट को बढ़ा रहे हो तो प्रपोर्शनेटली तुम डेप्रिसिएशन को ही बढ़ा दो, प्रोविजन को, ताकि तुम्हारा नेट आंसर 25 आए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दैट इज कॉस्ट को भी 25% से बढ़ाया और मैंने प्रोविजन को भी 25% से बढ़ाया। कॉस्ट को भी 25% से बढ़ाया एंड प्रोविजन को भी 25% से बढ़ाया। ये बेटर वे आउट है और ये ही आपका AS10 प्रिस्क्राइब करता है। ये चीज कौन प्रिस्क्राइब करता है? ये चीज आपका AS10 प्रिस्क्राइब करता है कि भाई साहब तुमने यही करना चाहिए। तो सर यहां पे फिर जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी? यहां पे जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी? एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। क्या मैं एसेट का वैल्यू बढ़ा रहा हूं? यस, एसेट में होता है डेबिट। डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट, तो मशीन अकाउंट डेबिट। डेबिट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। क्या मैं प्रोविजन को बढ़ा रहा हूं? हां सर। क्या मैं प्रोविजन को बढ़ा रहा हूं? बिल्कुल सर। प्रोविजन में कौन सा बैलेंस होता है? सर प्रोविजन में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना है? क्रेडिट ही करना पड़ेगा। क्रेडिट को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड ओवरऑल आपका एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। फर्स्ट टाइम अब जब आपने रीवैल्यू किया तो आपका एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस 5 लाख रुपए। ओके, मशीन का वैल्यू कितना बढ़ा? सब 50 लाख की मशीन 62.5 की हो गई, दैट इज 12.5 लाख से मशीन का वैल्यू बढ़ाया। हमने प्रोविजन को कितने से बढ़ाया? सर 30 लाख का प्रोविजन 37.5 हो गया, तो 7.5 लाख से हमने प्रोविजन को बढ़ाया। नेट रीवैल्यूएशन में कितना गया? 5 लाख ही गया। कितना गया? 5 लाख ही गया। बैलेंसिंग फिगर। ओके, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करना चाहूंगा। भाई साहब देखो, आपका अब जो हमने पिछला किया था, यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं था। यहां पे जो पीपी दिख रहा था ये आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू पे दिख रहा है। देखो ये 55 लाख क्या है, इसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हो चुका होगा। यहां पे बुक वैल्यू 50 लाख दिख रहा है, मतलब इसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हो गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको डायग्राम दे दिया सिंपल समझने में। अब मेरा सवाल है कि भाई साहब अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है, अगर साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है, तो क्या? सिंपल, आपका कॉस्ट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट में से माइनस होगा, क्योंकि वो माइनस करने के बाद ही आपका एक्चुअल वैल्यू कितना है मशीन का वो पता चलेगा। तो 50 में से 3 चलेगा 20 लाख। ये 20 लाख कब की बात है? 31 मार्च 24। अब 31 मार्च 24 को इस एसेट का मार्केट वैल्यू था 25 लाख। क्या मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है? क्या मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है? द आंसर इज यस। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। ये गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है, ये दोनों ही गलत है। इन्हें आपको कभी यूज नहीं करना। ये तो मैं आपको बताने के लिए, पूछने के लिए पूछ रहा था कि भाई साहब बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। जो सही है और जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 3।
जो सही है और जो करेक्ट है वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो अब मेरा सवाल है कि भाई साहब आपका 20 लाख का एसेट कितने का हो गया? 25 लाख का हो गया। तो कितने से वैल्यू बढ़ रहा है? 5 लाख से वैल्यू बढ़ रहा है। तो परसेंटेज मुझे निकाल के दो। सर 5 लाख का वैल्यू बढ़ रहा है तो मेरा ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 20 लाख। तो 20 लाख की चीज 5 लाख से बढ़ रही है तो कितने से बढ़ रही है? 25% से बढ़ रही है। अरे 20 लाख की चीज 25 लाख हो गई तो कितने से बढ़ी? 25% से बढ़ी। तो तुम क्या करो? सर 25% से क्यों बढ़ा है मेरे भाई? 20 लाख की चीज का वैल्यू कितना है? 25 लाख। कितना परसेंटेज इंक्रीज है? तुम मेरे को परसेंटेज इंक्रीज निकाल के दिखा दो। सर बट ऑब्वियस 5 लाख रुपए का इंक्रीज है और परसेंटेज फॉर्म में 20% बढ़ा है। 25 लाख, सॉरी 20 लाख में 25% प्लस करो। 20 लाख में 25% प्लस करोगे तो कितना आएगा? लो भाई कैलकुलेटर पे। नहीं होता तो मैं कैलकुलेटर पे निकाल के दिखाता हूं। यह आपका 20 लाख प्लस 25% कितना हो गया? 25 लाख। कितना हो गया? 25 लाख। तो आपका परसेंटेज इंक्रीज कितना है? आपका 20 लाख के एसेट का मार्केट वैल्यू 25 लाख है। आपके 20 लाख के एसेट का मार्केट वैल्यू क्या है? 25 लाख। कितना परसेंट बढ़ा? 25% बढ़ा। तो आप एक काम करो, अपने कॉस्ट को भी 25% से बढ़ा दो और अपने प्रोविजन को भी 25% से बढ़ा दो। जब आप 25% से बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका एसेट जो रिवैल्यूड फिगर है उस पर दिखने लगेगा। जो आपका रिवैल्यूड फिगर है उस पर दिखने लगेगा। ठीक है। और इसके लिए आपको जर्नल एंट्री क्या पास करनी है? देखो इधर सब ध्यान दो। 50 की मशीन का नया वैल्यू क्या है? 62.5। 50 की मशीन का नया वैल्यू क्या है? 62.5। तो आपने मशीन को कितने से बढ़ाया? 12.5 लाख से। मशीन एक एसेट है। एसेट मतलब डेबिट, डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट। ठीक है। प्रोविजन 30 का 37.5 हो गया। कितने से बढ़ गया? 7.5 लाख से बढ़ गया। प्रोविजन में हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट। और जब आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करते हो फायदा होता है तो वो कहां जाता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। ठीक है। अब एक अल्टरनेटिव है। एक अल्टरनेटिव मेथड है जो कि आपका AS10 प्रिस्क्राइब करता है। मुझे तो बेटा ये वाला ऑप्शन 3 जो है ये बेस्ट लगता है, बट एक अल्टरनेटिव मेथड है। वो अल्टरनेटिव मेथड क्या है? वो मेथड बोलता है राइट ऑफ प्रोविजन अकाउंट इनटू मशीन अकाउंट एंड देन रीवैल्यू। ओ, एंड देन रीवैल्यू। ओके सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या सर? अरे सिंपल सी बात है राजा। राइट ऑफ प्रोविजन मतलब प्रोविजन के खाते को खत्म करना है। राइट ऑफ का मतलब खत्म करना। ठीक है। कुछ बच्चों की नींद खुल गई होगी एकदम से। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? खत्म करना। तो प्रोविजन में कौन सा बैलेंस है? सर प्रोविजन में क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे? जल्दी बताओ। क्रेडिट को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे? आई नीड द आंसर्स। क्रेडिट बैलेंस को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है। तो आप पहले एक जर्नल एंट्री पास करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, और इसे कहां ट्रांसफर करोगे? एसेट के खाते में, टू मशीन अकाउंट। कितने का प्रोविजन है? 30 लाख रुपए का। तो अब इस एंट्री के बाद क्या हुआ? इस एंट्री के बाद क्या हुआ?
आपकी मशीन पहले 50 लाख की दिख रही थी, प्रोविजन 30 लाख का दिख रहा था। इस एंट्री के बाद आपका प्रोविजन हो गया 0 और आपका मशीन का वैल्यू गिर के कितना हो गया 20 लाख। तुम्हें समझा? इस एंट्री के बाद क्या हो गया, आपका प्रोविजन खत्म हो गया, आपका प्रोविजन खत्म हो गया। अब आपका प्रोविजन खत्म हो गया तो उसका इफेक्ट आ गया मशीन। मशीन एक एसेट है, एसेट में होता है डेबिट, डेबिट में से क्रेडिट क्या हो जाएगा माइनस। तो अब प्रोविजन खत्म, मशीन आ गई आपके एक्चुअल वैल्यू पे 20 लाख। अब आप क्या करोगे, रीवैल्यू करोगे। अब आप क्या करोगे, रीवैल्यू करोगे। मशीन को कितने से बढ़ाना है, सर मशीन 20 लाख की दिख रही है, उसको 25 लाख करना है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस 5 लाख। सबको क्लियर? ये आपका अल्टरनेटिव है। ये क्या है आपका ये आपका अल्टरनेटिव है। ठीक है, यहां पे हमने ऊपर क्या किया, जितना आपका वैल्यू बढ़ रहा है, 20 लाख का एसेट 25 लाख है, 5 लाख से बढ़ रहा है, तो भाई परसेंटेज इंक्रीज निकालो, कॉस्ट को भी उतने परसेंटेज से बढ़ा दो, प्रोविजन को भी उतने परसेंटेज से बढ़ा दो। दूसरा अल्टरनेटिव जो AS10 बोलता है, अल्टरनेटिव है कि भाई डेप्रीसिएशन के प्रोविजन को ही उड़ा दो और उसे राइट ऑफ किससे करोगे, मशीन से राइट ऑफ करोगे, तो प्रोविजन आपका 0 हो जाएगा, मशीन का वैल्यू गिर जाएगा। तो अब मशीन का वैल्यू 20 लाख पे आ चुका है, मशीन का वैल्यू कितने पे आ चुका है, 20 लाख पे आ चुका है, 5 लाख से बढ़ा दो। आर वी क्लियर? तुम्हें जो लगता है वो ठीक। ये दोनों ही यूज होते हैं। आप चाहो तो ऑप्शन 3 यूज कर लो, या आप चाहो तो जो अल्टरनेटिव मैंने दिया है आप उसे भी यूज कर सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, आपको जो यूज करना है आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, आर वी क्लियर? जिसको जो अच्छा लगता है वो फॉलो कर सकता है। मतलब मैंने काम है दोनों सिखाना, मैंने आपको दोनों सिखा दिया। ठीक है, डन है भाई? ओके सर, डन है। मैं चलो एक बार हम पूरा लिख ले। सर अब बात करते हैं एक बार क्विकली डेप्रीसिएशन के बारे में। सर डेप्रीसिएशन किस पे आता है, टैंजिबल एसेट, बेसिकली आपका पीपीई। सर बेसिकली डेप्रीसिएशन होता क्या है, डेप्रीसिएशन होता है अलोकेशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है, अलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है, एसेट का कॉस्ट माइनस उसका रेसिडुअल वैल्यू। माइनस उसका रेसिडुअल वैल्यू। सर रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है, रेसिडुअल वैल्यू इज द वैल्यू एट विच PP will be sold less selling expenses net of selling expenses after end of useful life। ओके, अब सर तो फिर यूजफुल लाइफ क्या होती है, यूजफुल लाइफ क्या होती है? अच्छा, यूजफुल लाइफ यूनिट्स में भी हो सकती है कि जितने यूनिट बनाओगे उतने यूनिट्स के हिसाब से डेप्रीसिएशन, या यूजफुल लाइफ ईयर्स में भी हो सकती है।
ठीक है, डन है। अब सर डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? सर हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, बट इसके एक्सेप्शन है। इसके एक्सेप्शन क्या है सर? एक्सेप्शन नंबर 1 AS2, एक्सेप्शन नंबर 1 AS2, दैट इज अगर ये पर्टिकुलर डेप्रिशिएबल पीपी या जो एसेट है ये अगर मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है तो इसका डेप्रिसिएशन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सीए फाउंडेशन, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से वो इन्वेंट्री के अंदर चला जाएगा एज पर AS2। या फिर अगर ये पर्टिकुलर एसेट जो डेप्रिशिएबल है अगर ये यूज हो रहा है डेवलपमेंट के, किसके डेवलपमेंट में? एक इनटैंजिबल एसेट के डेवलपमेंट में, तो भाई साहब ये जो मशीन का डेप्रिसिएशन है वो उस इनटैंजिबल एसेट के कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। या फिर सेकंड एग्जांपल, मैं एक मशीन इंस्टॉल कर रहा हूं, ये मशीन के इंस्टॉलेशन में मेरी एक खुद की मशीन यूज हो रही है, ओके, तो इस मशीन का जो डेप्रिसिएशन है जितने पीरियड के लिए ये इंस्टॉलेशन में यूज हुई है उतने समय का डेप्रिसिएशन इस मशीन का कॉस्ट बन जाएगा। ओके सर, डन। अब आगे की बात करते हैं। सर ये लिखना है? नहीं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, फिर आप अपने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। अभी आप मेरे पे ध्यान दो, लिखने से बेटर है तुम ध्यान दो मैं क्या सिखा रहा हूं आपको। डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू होती है, ठीक है। और जब आप डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ करोगे तो वो आपका अलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? 2 मिनट और भी कुछ बात करनी है। बिल्कुल सर। सर डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं? अब डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा होता है WDV, और तीसरा यूनिट्स। और आपको कभी कभी सवाल मिल सकता है आर्स में भी, यूनिट्स या आर्स में। अब जो SLM मेथड है उसका एक अजम्पशन होता है। SLM मेथड में क्या डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है? हाँ। तो यहां पे एक अजम्पशन होता है कि जो PPE है उससे जो बेनिफिट मिलने वाला है, या आप ये बोलो PPE का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट will remain same in all the years। मतलब हर साल अगर हमने ये सोचा कि भाई इस एसेट का यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, अगर हमने ये सोचा इस एसेट का यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, तो 10 साल तक वो मशीन सेम सेम इकोनॉमिक बेनिफिट देगी हमें, यह हमारा अजम्पशन होता है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन सर रियलिस्टिक क्या है? यहां पे ये ओपिनियन है, यहां पे एक अजम्पशन है जो कि सही अजम्पशन है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डिक्लाइंस एज द टाइम पासिस। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उसका बेनिफिट कम होता जाएगा, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उसका बेनिफिट कम होते जाएगा। और WDV में यही होता है, पहले साल में सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन, उसके बाद डेप्रिसिएशन गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है। बिल्कुल सर।
सर एक रिक्वेस्ट है, एवरी लेक्चर के एंड में लिख के स्क्रिप्ट मैनर में जैसे। ओके अंकित, विल ट्राई बेटा। चलिए, क्या हम आगे बढ़े यहां से? इसमें से चूज कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे। रियलिटी में WDV चलता है और WDV चूज होता है। कौन सा मेथड बेस्ट है? WDV। अब सर, आप डेप्रीसिएशन चार्ज करना कब बंद करेंगे? आप डेप्रीसिएशन चार्ज करना कब बंद करेंगे? सर पहले ये तो बताओ, डेप्रीसिएशन चार्ज कब होता है? हमें यही नहीं पता। डेप्रीसिएशन चार्ज कब होता है? सर डेप्रीसिएशन चार्ज होना चालू हो जाएगा, चार्ज का मतलब स्टार्ट कब से हो जाएगा? When asset is in ready to use condition। ओके, डेप्रीसिएशन स्टॉप कब होगा? आप डेप्रीसिएशन लगाना कब से बंद कर देंगे? इसे बोलते हैं सेसेशन। डेप्रीसिएशन लगाना बंद हो जाएगा पहला जब रेसिडुअल वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू बुक वैल्यू। दूसरा, जब एसेट का डी रिकॉग्निशन हो जाएगा। जब एसेट का डी रिकॉग्निशन हो जाएगा, ठीक है। डी रिकॉग्निशन का मतलब, डी रिकॉग्निशन का मतलब आपने एसेट को बेच दिया, आपने एसेट को डोनेट कर दिया, या उस एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कोई नहीं मिलने वाला। या आप ये बोल सकते हो कि भाई साहब, आपने जो एसेट है, आपने जो एसेट है उसको रिटायर कर दिया, उसका रिटायरमेंट हो गया फ्रॉम एक्टिव यूज, और उसको हमने बेचने के लिए रखा है। उसको हमने बेचने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप ये सोचोगे उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, इसीलिए तो हमने उसका एक्टिव यूज बंद कर दिया। उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, इसलिए तो हमने उसका एक्टिव यूज बंद कर दिया। अगर वो हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, अगर वो हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, शो इन करंट एसेट। अगर कोई चीज करंट एसेट में चली गई, कोई चीज फिक्स्ड एसेट PPE नॉन करंट एसेट में से हट के करंट एसेट में चली गई, तो ऑटोमेटिकली उस पर डेप्रीसिएशन रुक ही जाना है। सबको यहां पे क्लैरिटी है? सर जब हमने डी रिकॉग्निशन किया, हमने बेचा तो फायदा नुकसान होगा, हमने डोनेट किया तो पूरा का पूरा बुक वैल्यू आपका लॉस कर दिया जाएगा। अगर उस एसेट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो आपने उसे बेचने के लिए निकाला, अगर बिक गया तो वापस प्रॉफिट एंड लॉस, बिक ही नहीं रहा तो पूरे के पूरे अमाउंट को सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख देना। यहां तक सबको क्लियर है? अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो राजा, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का ट्रीटमेंट सर कुछ नहीं, वो एसेट का जब
हमने पहली बार वैल्यू बढ़ाया तो आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्रेडिट किया, जब वैल्यू कम होगा तो हम रिवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट करेंगे, बस ये तो ट्रीटमेंट है ना। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो बेटा जर्नल एंट्री देते वक्त तुम बात कर रहे हो इफेक्ट की, कि भाई ये पर्टिकुलर जो वैल्यू कम होगा उसका इफेक्ट कहां जाएगा, वो तो ठीक है, ठीक है। उसके अलावा बात हो रही है, उसके अलावा बात हो रही है। इफ asset is de-recognized, जरा बार बार एसेट लिख दो, पीपी लिखो। अगर वो पीपीई डी रिकॉग्नाइज कर दिया, डी रिकॉग्नाइज करने का मतलब उसे बेच दिया, डोनेट कर दिया, या उसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, बेसिकली वो डी रिकॉग्नाइज हो गई, तो रेवेन्यू रीवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द आंसर इज नो, ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व। सब प्रॉफिट एंड लॉस भी तो रेवेन्यू रिजर्व होता है मेरे लाल, प्रॉफिट एंड लॉस रेवेन्यू रिजर्व का पार्ट बोल सकते हो। यहां पे एएस 10 ने क्या बोला कि भाई जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में मत डालना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में मत डालना, उसे तुम एक रेवेन्यू रिजर्व के तौर पे ट्रांसफर कर देना। प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर मत करना कि तुम पहले उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया फिर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस रेवेन्यू रिजर्व में गया, नहीं, डायरेक्टली रेवेन्यू रिजर्व में डाल देना, ठीक है। अब ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी कमाई बन चुकी है, ये क्या बन चुकी है, ये अब आपकी कमाई बन चुकी है, ठीक है। बट इसको प्रॉफिट एंड लॉस से रूट मत करो, इसे डायरेक्टली रेवेन्यू रिजर्व में डाल देना। सर रेवेन्यू रिजर्व में डालने का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। आप डिविडेंड बांटने के लिए इस प्रॉफिट को यूज कर सकते हो। लेकिन सर हमने बेचा नहीं, डी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, सर पीपी अभी भी धंधे में यूज हो रहा है, पीपी अभी भी धंधे में यूज हो रहा है। अब सर हमारी दिक्कत समझो, आप दिक्कत समझो जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट आया है। मुझे एक बात बताओ, रीवैल्यूएशन सरप्लस के वजह से क्या हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यू बढ़ गया, यस और नो। भैया 20 लाख का एसेट का वैल्यू 25 लाख है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, वो पर्टिकुलर मशीनरी डेबिट या पर्टिकुलर लैंड डेबिट, तो क्या वो पीपी का वैल्यू बढ़ गया, हाँ सर, पीपी का वैल्यू बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली क्या डेप्रिसिएशन बढ़ गया, यस सर, ऑटोमेटिकली हमारा डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया, पीपी बढ़ गया तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया, डेप्रिसिएशन बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो डिविडेंड भी कम हो गया। तो अब तो आप सब रोने लगे, अरे यार अरे यार अरे यार ये तो दिक्कत हो गई, अगर हम एसेट को डी रिकॉग्नाइज करते थे तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस पूरा का पूरा रेवेन्यू रिजर्व में चला जाता था और उसको हम डिविडेंड के तौर पे यूज करते थे। इधर हम एसेट बेचे नहीं है, उसे यूज कर रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस मतलब आपके एसेट का वैल्यू बढ़ गया, तो फायदा रीवैल्यूएशन सरप्लस में क्रेडिट, एसेट में डेबिट, एसेट का वैल्यू बढ़ा, डेप्रिसिएशन बढ़ा, तो प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट घट गया तो डिविडेंड घट गया, ठीक है। तो क्या ये दिक्कत है, हाँ बिल्कुल, मतलब लोग तो रीवैल्यूएशन करना ही नहीं चाहेंगे। तो अब AS10 ने बोला तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, हम तुमको राइट देंगे ना, हम तुमको ट्रांसफर करने का राइट देंगे, चिंता मत करो। तुम एक काम करो, तुम्हारा बिफोर रीवैल्यूएशन
बिफोर इवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन कितना था, आफ्टर रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन कितना है, कैलकुलेट करो। इसका जो डिफरेंस है इसके डिफरेंस को आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से ट्रांसफर कर दो रेवेन्यू रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर दो, रेवेन्यू रिजर्व में। ठीक है सर, ये हमें समझाया नहीं, समझा नहीं। एग्जांपल देता हूं। सपोज आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस 5 लाख रुपए का है। ओके, अगर ये पीपी आप डी रिकॉग्नाइज करते हो तो पूरा का पूरा 5 लाख रुपए आप डिविडेंड के तौर पे रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। उससे तुम डिविडेंड बांट सकते हो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें क्या करना है उस 5 लाख का, बट तुम डिविडेंड तो बांट सकते हो। बट अगर तुम एसेट डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो नहीं हो, बट तुम एसेट को यूज कर रहे हो, डी रिकॉग्नाइज नहीं किए हो, एसेट को यूज कर रहे हो, तो बिफोर रिवैल्यूएशन तुम्हारा डेप्रीसिएशन आता था 1 लाख, आफ्टर रिवैल्यूएशन तुम्हारा डेप्रीसिएशन आ रहा है 1.5 लाख। इसका डिफरेंस कितना हुआ, बट ऑब्वियस 50,000 रुपए का डिफरेंस है। तो तुम रिवैल्यूएशन सरप्लस में से 50,000 रुपए कहां ट्रांसफर कर दो, रेवेन्यू रिजर्व में, और वो रेवेन्यू रिजर्व के बैलेंस को तुम डिविडेंड के तौर पे यूज कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तुम्हें समझा ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस? पहला, एसेट बिक गया तो पूरे पूरे के अमाउंट को ट्रांसफर कर दो रेवेन्यू रिजर्व में। एसेट नहीं बिका, यूज हो रहा, तो बिफोर रिवैल्यूएशन का डेप्रीसिएशन, आफ्टर रिवैल्यूएशन का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो, डिफरेंस अमाउंट को आप ट्रांसफर कर दो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिवैल्यू और रेवेन्यू रिजर्व के अंदर। भाई ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? मेरा पूरा पॉइंट यहां पे कंप्लीट होता है, मेरा पूरा पॉइंट यहां पे कंप्लीट होता है डेप्रीसिएशन के रिगार्डिंग, एक्सेप्ट रिवीजन। पीपी यूज रिपीट, अरे भाई अगर पीपी यूज हो रहा है तो रीवैल्यूएशन के पहले का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना, रीवैल्यूएशन करने के बाद का डेप्रीसिएशन कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे उठा के रीवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस करना और रेवेन्यू रिजर्व में ऐड कर देना, बस ये करना है, दैट्स इट। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस का डिस्कशन। आपने पूरे के पूरे रिवैल्यूएशन सरप्लस को ट्रांसफर कर देना है, कहां पे ट्रांसफर कर देना है, रेवेन्यू रिजर्व में। जब एसेट रिटायर हो रहा है फ्रॉम एक्टिव यूज, जब एसेट रिटायर हो रहा है फ्रॉम एक्टिव यूज या एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ओके ठीक है सर। तो आपने पूरे के पूरे अमाउंट को उठा के क्या करना है, रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। अब कभी कभी सम ऑफ द सरप्लस में बी ट्रांसफर्ड, इन सच केस the amount of surplus transferred would be depreciation
आफ्टर रिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन बिफोर रिवैल्यूएशन, इन दोनों का डिफरेंस। और याद करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रेवेन्यू रिजर्व शुड नॉट बी मेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको अलग से ट्रांसफर करना, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू नहीं। अब डेप्रीसिएशन के इसमें ही यहां पे मैं ऐड ऑन कर देता हूं, अगर वो हेल्ड फॉर डिस्पोजल है तो आप उसे कहां दिखाओगे? करंट एसेट में दिखाओगे। किस पे दिखाओगे? लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू को मैं बुक वैल्यू लिख रहा हूं, और एनआरवी, इन दोनों में से जो कम होगा उस पे दिखाओगे। अब सर, डेप्रीसिएशन किन चीजों पे बेस्ड है? डेप्रीसिएशन के अमाउंट का कैलकुलेशन किस पे बेस्ड है? डेप्रीशिएबल अमाउंट, और दूसरा किस पे है? यूजफुल लाइफ। अच्छा, डेप्रीशिएबल अमाउंट कैसे आप निकालते हैं? कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। मुझे एक बात बताओ, क्या रेसिडुअल वैल्यू चेंज हो सकती है? क्या रेसिडुअल वैल्यू चेंज हो सकती है? हां सर, अगर मेरा रेसिडुअल वैल्यू चेंज होगा तो मेरा डेप्रीसिएशन का अमाउंट भी चेंज होगा। क्या यूजफुल लाइफ चेंज हो सकती है? यस सर, यूजफुल लाइफ चेंज हो सकती है। अच्छा, क्या आपका डेप्रीसिएशन का अमाउंट डेप्रीसिएशन के मेथड पे भी डिपेंड करता है? बिल्कुल। अगर डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज हो गया तो डेप्रीसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो अब AS10 क्या बोलता है? AS10 क्या बोलता है कि भाई साहब, these values can change। तो अब सर, अगर इनका वैल्यू चेंज हो रहा है, मान लो यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है, पहले हमने माना यूजफुल लाइफ 8 साल है, पहले माना हमने यूजफुल लाइफ 8 साल है, अब हम मान रहे 8 साल नहीं 10 साल हो गए, 10 साल यूजफुल लाइफ है। तो अगर इनकी वैल्यू चेंज हो रही है तो कब से हमने वो चेंज को इनकॉर्पोरेट करना है? सर, इसका हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब, जिस दिन वैल्यू चेंज हुआ, जिस दिन मेथड चेंज हुआ, उस दिन से रिवाइज्ड चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले सोचा था यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, आफ्टर 4 इयर्स तुम्हें लग रहा है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 10 इयर्स या 8 इयर्स कर देते हैं। हमने पहले क्या किया था? हमने एस्टिमेट किया था 10 साल हमारी यूजफुल लाइफ है, 4 साल बीत गए, हमें लग रहा है ये मशीन और 8 साल चल जाएगी। क्या आपका यूजफुल लाइफ चेंज हुआ है? हाँ, तो जिस दिन चेंज हुआ है वहां से आपका नया कैलकुलेशन शुरू होगा, वहां से आपका नया कैलकुलेशन शुरू होगा। सर, डन है यहां तक? द आंसर इज डन। हम कुछ एमसीक्यूज कर ले? क्या अब हम कुछ एमसीक्यूज कर ले? हाँ हाँ सर, बिल्कुल, हमारा ये चैप्टर है, इसमें हम एमसीक्यू जरूर करेंगे। As per AS10, which of the following cost is not included in the carrying amount of PPE? क्या कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन इंक्लूड होता है? हाँ सर, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है। कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन ये इंक्लूड नहीं होता है।
इंस्टॉलेशन एंड असेंबली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है, इनिशियल डिलीवरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग इंक्लूड नहीं होता है। एज पर AS10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एन एंटरप्राइज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओ भाई साहब ये क्या है? एज पर AS10 PPE एन एंटरप्राइज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट, किस पे वैल्यू करना चाहिए? फेयर वैल्यू, कॉस्ट मॉडल। भैया हमने AS13 में पढ़ा था, कि भाई साहब जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है उनके रिगार्डिंग जो कॉस्ट की बातें होगी वो हमें AS10 में पता चलेगा। ठीक है, तो अब AS10 तुमसे सवाल पूछ रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने पे वैल्यू करना है? ऑब्वियसली कॉस्ट मॉडल पे होती है। ठीक है, किस पे होती है? कॉस्ट मॉडल पर होता है। ओके, और राजा तुम कंफ्यूज मत हो, तुम समझो AS10 बात करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे निकालना है एज पर कॉस्ट मॉडल। और अगर अब ये आपका नॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉर्मली होती है, तो यहां पे क्या आएगा? AS13, एंड AS13 के हिसाब से वो कितने पे वैल्यू होगा? एट कॉस्ट, अनलेस डिक्लाइन इज अदर देन टेम्पररी। याद है ये लाइन? तो बेटा AS10 तो सिर्फ कॉस्ट की बात करता है, AS10 तो सिर्फ कॉस्ट की बात करता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन AS13 बताता है। AS13 बोलता है इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, अगर वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप भाड़े पे देते हो नॉर्मली, तो वो लॉन्ग टर्म ही होती है, नॉर्मली ये देखा गया है। ठीक है, तो AS13 के हिसाब से उसका कॉस्ट निकलेगा। और वापस से बोल रहा हूं, मेरी गलती, मैं बोल रहा हूं AS10 बोलता है कि भाई जो AS13 के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, अगर वो लॉन्ग टर्म है, और अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो जो कॉस्ट है वो कहां मिलेगी? वो AS10 के अंदर मिलेगी। तो AS10 सिर्फ कॉस्ट की बात करता है। ठीक है, डन है यहां पे सबको? चलिए, a plot of land with a carrying amount of 1 lakh was revalued to 1,50,000 at the end of second year. तो रीवैल्यू कब हुआ? प्रिंस जिंदल क्या नहीं समझ रहा बेटा? आपको क्वेश्चन में तुम्हें क्या नहीं समझा? अरे किस में कंफ्यूजन हुआ वो तो बता मेरे लाल। चल जब तक तू टाइप कर मैं तेरे से बात करता हूं, ठीक है? तो सर एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसका कैरिंग अमाउंट है 1 लाख, वॉज रिवैल्यू टू 1.5 लाख एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो हमने सेकेंड ईयर पे उसे रिवैल्यू कर दिया। ओके, डन। Subsequently, due to drop in market price, the land determined to have a fair value of 1,30,000 at the end of 4 years. Assuming that entity adopts revaluation model, what will be the accounting treatment? मुझे बात बताओ,
जब मैंने फर्स्ट टाइम रीवैल्यू किया था तो फायदा हुआ कि नुकसान था? तब सर हमने अपवर्ड रीवैल्यू किया था, तो 50,000 रुपए हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस में क्रेडिट किया होगा। तो अब उसका वैल्यू गिरा, उसका वैल्यू गिरा, कितने से गिरा? सर हमने बैलेंस शीट में 1.5 लाख दिखा दिया होगा, 1.5 लाख की चीज कितने पे आ गई? 1,30,000 पर आ गई, तो 20,000 रुपए वैल्यू गिर गई। तो जो 20,000 रुपए से वैल्यू गिरी है, ये नुकसान कहां पे जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट होगा। और क्योंकि ये लैंड है, ये एक डेप्रिशिएबल एसेट है क्या? नहीं। मतलब इतने में मैंने खरीदा, सेकेंड ईयर के एंड पे इतने पे दिखाया, फोर्थ ईयर के एंड पे इतने पे दिखा रहा हूं। तो 1 से लेकर 1.5 लाख तक लेके गया था, तो 50,000 का फायदा, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। फिर 20,000 से भाव गिर गया तो नुकसान, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। इनिशियल अपवर्ड डिवैल्यूएशन क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो सर क्वेश्चन समझ में या कंफ्यूजन हो रहा है डेप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन में? ओके, हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रिंस आपका सॉर्ट हो जाएगा वो डाउट। ठीक है, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए नहीं है डेप्रिसिएशन के बाद रीवैल्यूएशन, आगे सवाल आएंगे, हमारा पूरा कंपाइलर बाकी है, कंपाइलर क्वेश्चंस करना बाकी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड कैरिंग अ वैल्यू ऑफ 1 लाख रिवैल्यू टू 90। भाई साहब पहली बार नुकसान हुआ है, तो ये 10,000 रुपए का नुकसान कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। और अब बैलेंस शीट में ये लैंड कितने में दिख रहा होगा? सर ये लैंड 90,000 में दिख रहा होगा। सब्सिक्वेंटली ड्यू टू इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू द लैंड डिटरमाइंड टू हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 1,05,000। तो 90,000 की चीज का वैल्यू कितना हो गया? 1,05,000। तो सर 15,000 का फायदा, फायदा क्रेडिट, लेकिन ये फायदा जाएगा कहां? सर जब नुकसान हुआ था तो हमने कहां डेबिट किया था? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सर ये क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन मैक्सिमम कितना क्रेडिट हो सकता है? जितना डेबिट हुआ है। तो बाकी का कहां चले जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस में 5,000 क्रेडिट। ओके, इनिशियल डाउनवर्ड 10,000 डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, सब्सिक्वेंट अपवर्ड, द आंसर इज सी, द आंसर इज सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ एसेट which was revalued upward would have be the treatment on revaluation reserve। वो क्या बोल रहा है? हमारे पास एक एसेट है जिसको हमने बेच दिया, बेच दिया मतलब डी रिकॉग्निशन कर दिया। अब आपने अगर डी रिकॉग्निशन कर दिया तो जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है उसका क्या होगा? बिकॉज आपने एसेट को अपवर्ड रीवैल्यू किया होगा, तो एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हुआ होगा, जिसे मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस बोलता हूं। तो अब वो एसेट बिक गया, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का क्या करोगे? सर रीवैल्यूएशन सरप्लस को हम ट्रांसफर करेंगे, कहां पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में, कि हम उसे ट्रांसफर करेंगे रेवेन्यू रिजर्व के अंदर। रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पीएल, नो। क्रेडिटेड टू रिटेन अर्निंग, नो चेंज, ये तो आंसर ही नहीं है ना। रिटेन अर्निंग का मतलब रेवेन्यू रिजर्व। ओके, डन। एक मशीन थी जो हमने परचेज की थी, जिसका इनवॉइस प्राइस है 1,18,000। इसके अंदर जीएसटी है, और जीएसटी का आपको आईटीसी मिलेगा। आईटीसी मिलना मतलब ये रिफंडेबल है। ओके, द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 10% ऑन एसएलएम बेसिस। 22-23 का डेप्रीसिएशन कितना होगा? सर देखिए, 1,18,000 में से 18,000 तो हम माइनस कर देंगे, क्यों? बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट और रिफंडेबल टैक्सेस परचेस प्राइस में हम नहीं रखते हैं, इसके अंदर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड तो हटाने पड़ेंगे। तो ये हो गया 1 लाख,
1 लाख का 10%, 10,000। ठीक है, चलिए यहां पे आपके एमसीक्यूज खत्म होते हैं। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बिल्कुल सर। एंड इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी खत्म होता है। चलो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सीरीज शर्मा साइनिंग ऑफ। टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय राजा।